चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहे सवेरा जरूर मिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा। ये राही थक कर न बैठ, चल एक दिन समय जरूर फिरेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको इन सभी बातों से ये सीखने के लिए मिलता है कि आपको अगर आप चल चुके हैं तो आप जो है उस रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। आप कभी हार मत मानिए दोस्तों, क्या करिए, हार मत मानिए। क्या करिए दोस्तों, अगर आप तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो एकदम तैयारी करते रहिए, उसमें कभी पीछे मत हटिए। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न पढ़ रहे थे। और 100 प्रश्न में हमने जो है 15 प्रश्न सिर्फ पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, कितने क्वेश्चन पढ़े हैं? 15 क्वेश्चन पढ़े हैं। और 15 क्वेश्चन पढ़े हैं, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आगे 16 क्वेश्चन से लेकर के कुछ आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भैया, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने किया है। मतलब इसका देखा जाएगा, अंग्रेजी में इसका नाम होता है कि प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है, इसको कहते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरस्तु, ऑप्शन नंबर सेकंड चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन नंबर थर्ड मेंडल की, ऑप्शन नंबर फोर्थ हेरोडोटस की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने किया है? अगर हम आंसर देखें तो कौन किए हैं? चार्ल्स डार्विन। अब देखिए 24 नवंबर, कब दोस्तों? 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन महोदय ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन किया था। कब? 24 नवंबर 1859 में। क्लियर हो गया? तो ये किसकी हमारे रचना है? चार्ल्स डार्विन की। क्लियर हो गया? अब देखिए और ऑप्शन का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु क्या थे? अरस्तु हमारे एक यूनानी दार्शनिक थे। क्या थे दोस्तों? ये दार्शनिक थे। अरस्तु क्या थे दोस्तों? दार्शनिक थे। क्या थे? एक दार्शनिक थे। एक प्रश्न और बनता है कि अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था प्लेटो। और ये प्लेटो जो है किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु। और अरस्तु किसके गुरु थे? अरस्तु गुरु थे सिकंदर के। किसके दोस्तों? सिकंदर के। ठीक, कहते हैं कि सिकंदर अपने गुरु का परमिशन लेकर के विश्व विजय की योजना बनाता है और विश्व विजय के लिए निकल देता है। कौन दोस्तों? सिकंदर। तो दोस्तों कौन निकल देता है? अरस्तु, सॉरी सिकंदर। यहां तक समझ गए? अब देखिए यहां तक हो गया अगर आपका, तो आगे देखिए मेंडल ने हमारा किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर प्रयोग किए थे और मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और इनकी खोज को कहते हैं आनुवंशिकता का खोज। कौन सी खोज दोस्तों? आनुवंशिकता का खोज। और इसको ही मेंडेलियन आनुवंशिकी भी कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? चलिए, हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हेरोडोटस, मतलब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो ये क्लियर हो गया आपका चारों ऑप्शन। अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, मेंडल के बारे में, हेरोडोटस के बारे में जानकारी आपको मिल गई।
चलिए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। मतलब कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी वो कहाँ पर है? एंडीज पर्वत में, राकी पर्वत में, यूराल पर्वत में, आल्प्स पर्वत में। तो देखा जाए ये कहाँ पर है? एंडीज पर्वत में। कहाँ पर दोस्तों? एंडीज पर्वत में। थोड़ा ज्वालामुखी बारे में जान लेते हैं। देखिए कोटोपेक्सी जो नहीं है हमारा, ये 5897 मीटर ऊंचा है और विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ये है। ठीक है। और पूरे विश्व में या सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ पर आते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिंग ऑफ फायर। इसको? प्रशांत महासागर को। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो मतलब पूछा था एग्जाम में। एक हमारा फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो आपका है ये है आपका जापान में। एक हमारा है किलिमंजारो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, बहुत से एग्जाम पूछा गया दोस्तों। किलिमंजारो कहाँ पर है? ये आपका किलिमंजारो ये आपका है तंजानिया में। कहाँ है दोस्तों? तंजानिया में। और देखिए एक हमारा माउंट एटना, ये इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। माउंट एटना प्लस विसुवियस ये ज्वालामुखी आपकी इटली में। तो कौन सी? फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? आपका जापान में। तंजानिया कहाँ, सॉरी किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। माउंट एटना और विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये पर कहाँ पर हमारी हैं? इटली में। ये इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है दोस्तों। तो चलिए और हम देखते हैं पर्वतों के बारे में जानकारी लेते हैं मैप से। ठीक है दोस्तों, मैप से जानकारी लेते हैं। एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला कहाँ है? राकी कहाँ है? यूराल कहाँ है? आल्प्स कहाँ है? चलो आगे देखिए, हमारा एक मैप है, इसी से रिलेटेड देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए हमारा राकी एंडीज पर्वत है। क्या है दोस्तों? एंडीज पर्वत। और इसी पर्वत में आपका क्या पाया जाता है? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में पाया जाता। ये लगभग यहाँ के आसपास है ये। ठीक है, जो आपका कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। और देखिए थोड़ा दक्षिण अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है? अगर पूछा जाएगा किस कॉन्टिनेंट में है? दक्षिण अमेरिका में। कौन सी ज्वालामुखी? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। ठीक है। अब देखिए आपका राकी पर्वत कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में है। यहाँ देखिए लिखा है, पूछा जाता है क्वेश्चन, एकदम सीधा क्वेश्चन बनेगा। राकी पर्वतमाला श्रृंखला कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। और देखिए जो एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला श्रृंखला। देखिए यहीं से चला ऐसे भी अगर आप देखेंगे अपने से, यहाँ बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ तक आता है, तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला श्रृंखला है। अब देखिए एटलस पर्वत हमारा कहाँ है? अफ्रीका में। यहाँ लिखा है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में। और देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर आपका है? अफ्रीका में। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका नाम, ये भैया यूराल पर्वत। और ये यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग अलग भागों में बांटता है, या दोनों का बॉर्डर जो है निश्चित करता है। और कहीं कहीं जब एशिया और यूरोप को मिलाकर के पढ़ा जाता है तो कहते हैं यूरेशिया। और देखिए ये देखिए तिब्बत का पठार, इसको पामीर का पठार भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? विश्व की छत भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। यहाँ हिमालय ये चोटी इसी पठार में पाई जाती है दोस्तों। ठीक। और देखिए एक हमारा यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो जितने पर्वतमाला श्रृंखला हैं इसको आप लोग क्या करेंगे? मैप को देख करके याद करेंगे। अब देखिए नील नदी देखा जाए, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट है सहारा मरुस्थल। और अगर गोबी देखा जाए, और सब बहुत मरुस्थल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए ये देखिए आपका यहाँ पर नील नदी है, ध्यान दीजिएगा, ये सब समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक यहाँ पर आपका, हाँ, ग्रेट सैंडी डिजर्ट यहाँ पर है। एक यहाँ पर आपका एक प्रवाल भित्ति यहाँ पर पाई जाती है।
वो अभी देखिए दूसरे मैप में देखते हैं। अब देखिए, और देखिए सहारा मुश्किल हो गया। ये देखिए यहाँ पर एक भूमध्य सागर है। अब देखिए भूमध्य सागर से क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि भूमध्य सागर किस किस महाद्वीप को, देखिए यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग कौन करता है, भूमध्य सागर, एक क्वेश्चन बनता है। तो आपका पूरा यहाँ मैप से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अंटार्कटिका यहाँ पर है। देखिए अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। आज से बताइए भैया सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा बताइए। इधर बैठा देखो, आर्कटिक महासागर। क्या है, आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर हो जाएगा कौन, आर्कटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा अफ्रीका, ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा कौन था, आर्कटिक महासागर। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अभी देखिए इसके बारे में, इस क्वेश्चन जो है आगे है। ये क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट आपको बता रहे हैं कौन सा सागर है, आपका भूमध्य सागर है। अब देखते हैं लाल सागर, काला सागर, अरब सागर कहाँ है, हम देख लेते हैं। अरब सागर आप लोग देखें ना, ये भारत का मैप नक्शा रहता है ना, ऐसे नक्शा है भारत का ऐसे, ठीक है। ये आपका यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जाती है, तो ये पूरा इधर जो अरब सागर है इसको कहते हैं अरब सागर, जानते हैं आप लोग, ठीक है। अरब सागर को बताना नहीं पड़ेगा ना, जान जाएंगे। अब देखिए भूमध्य सागर, लाल सागर और काला सागर को हम देखते हैं कहाँ पर है। तो बस थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग पीछे। अब देखिए आपने अभी इसके पीछे वाले वीडियो में, इसके पीछे वाले फिगर में देखो, हम देखिए थोड़ा मेंटेन करते हैं। देखिए कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है, भूमध्य सागर करता है अलग, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये आपका है भूमध्य सागर, देखिए बड़ा सा, यहाँ से देखिए ऐसे, ध्यान समझिएगा। यहाँ से ये पूरा जो नहीं है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा ऐसे देखा जाए तो ये भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है। अब देखिए लेकिन यहाँ बेचारे का रास्ता हो गया था बंद, फिर इसको काट करके बनाया गया, जो भी समझिए एकदम देहाती भाषा में समझिए नाली बनाया गया। देखिए यहाँ से इसको काट दिया गया यहाँ से, ठीक है, तो पानी का हमारा मेंटेन हो गया, बराबर आने लगा। तो अब देखिए ये हमारा भूमध्य सागर ये था, और ये हमारा अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है। कौन है, अटलांटिक महासागर, वो अटलांटिक ओशियन। तो ये देखिए ये भूमध्य सागर को और अटलांटिक सागर को कौन सी संधि जोड़ती है, इस संधि, ये हमारी ये एक संधि है, और इस संधि का नाम आपका क्या है, देखिए दोस्तों, इस संधि का नाम है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर की संधि। तो ये क्वेश्चन बनता है, एक सवाल बनता है आपसे कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है, तो इसका नाम हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। याद हो गया, नहीं भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक काम और करते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसके नीचे यहाँ पर देखिएगा, नीचे ये वाला पार्ट में, ये वाले पार्ट में देखिएगा रेड सी लिखा है। तो यहाँ देखिए आपको रेड सी लिखा है, यहाँ देखिए ना आप लोग, यहाँ अभी देखिए इसको जब हम कट करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसके नीचे देखिएगा ये जो नीला वाला दिख रहा है पोर्शन, देखिए आपका रेड सी दिख रहा है, ठीक है। तो ये रेड सी है और ये आपका है मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को एक नहर जोड़ती है, ठीक है, नहर जोड़ती है। मतलब जैसे ये हमारा नीला वाला एक लास्ट में दिख रहा है आपको ना, रेड से लिखा REDS, ये देखिए लिखा ना, तो इसको जोड़ती है एक नहर, जिस नहर का नाम है, देखिए ये नहर ऐसे आई, ऐसे जुड़ी है ऐसे, और इस नहर का नाम है आपका स्वेज नहर। क्या नाम है, स्वेज नहर। तो सवाल आपसे बनता है कि ये रेड सी में लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो आपके आंसर देंगे स्वेज नहर। ये कब बनाई गई थी, 1859 में बनाई गई थी दोस्तों। कब बनाई गई थी, 1859 में। तो इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए जो आप ऑप्शन पढ़े होंगे, काला सागर, देखिए इधर बैठा बेचारा काला सागर, ये आपका ब्लैक सी यहाँ पर है, देखिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये मेडिटेरियन सी के बारे में क्लियर हो गया ना। अब देखिए कि ये बनाया क्यों गया था, ये यहाँ पर, ये जो यहाँ देखिए ये नहर क्यों बनाई गई थी, यहाँ नहर बनाई गई थी इसलिए कि हमारा, अब थोड़ा सा चलते हैं वर्ल्ड वाले मैप में देखते हैं,
ये देखिए ऐसे था, देखिए ये भारत है ना, तो यहाँ से व्यापार लोग करते थे, ऐसे आते थे, ऐसे यहाँ से आते थे, ऐसे ऐसे हो गया। अब ऐसे है, यहाँ से घुसते थे, ऐसे घुसते थे, फिर ऐसे आते थे, ठीक, ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे घुसे, ऐसे आए, ऐसे आए, यहाँ पर यहाँ तक था, ये आपका रेड सी है। फिर रेड सी से यहाँ के बीच में थोड़ा सा जगह नहीं था, उसको बना दिया गया, तो उसको इसी को हम बोलते हैं सुएज नहर। सुएज नहर के रास्ते आ जाएंगे आपका कहाँ, भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर में यहाँ से जिब्राल्टर संधि के साथ यहाँ से निकल जाते थे बाहर। तो यहाँ से भारत से व्यापार करके आते थे बाहर, और यहाँ चले जाते थे आपका ब्रिटेन में, ऐसे घूम करके चले जाते थे ब्रिटेन में। तो आपका रास्ता नहीं तो ऐसे, जब ये नहीं था तो ऐसे जाते थे लोग, ऐसे यहाँ से ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए जाते थे यहाँ से। तो क्या होगा कि बहुत सी दूरी कम हो गई, इसीलिए ये संधि बनाई गई, मतलब ये पूरा रास्ता बनाया गया था। क्लियर हो गया आपका? चलिए भैया आगे चलते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया पूरा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भैया विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, ये तो सबको पता होगा। विटामिन ई का नाम आपका है टेकोफेरॉल। तो विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता या बांध्यता, जिसको कहते हैं लेस फर्टिलिटी। क्या होता है दोस्तों? लेस फर्टिलिटी। अब देख लेते हैं भैया पूरा विटामिन ए पढ़ लेते हैं। एक हमारे विटामिन होता है ए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम पूरा पढ़ लेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है आपका? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से आपको कौन सा रोग होगा? होगा रतौंधी। रतौंधी मतलब रात को कम दिखाई पड़ना। और अगर देखा जाए तो विटामिन ए किसे मिलता है? दूध में, अंडा में, हरी सब्जी में, गाजर में। तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है कि गाजर में कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सवाल याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया ना? ए का नाम रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल। ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका रोग होगा रतौंधी, जिसको बोलते हैं रात को कम दिखना। चलिए अब विटामिन बी देखिए। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। एक हमारा पहला होता है विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम आपका है थायमीन। क्या दोस्तों? थायमीन। अब विटामिन बी1 का नाम हो गया थायमीन। इसकी कमी से होता है रोग बेरी रोग। क्या होता है दोस्तों? इसकी कमी से होता है बेरी रोग। अब डायरेक्ट आपसे पूछेगा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, यहाँ से डायरेक्ट पूछता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे हमारा होता है विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। मतलब विटामिन बी1 का नाम थायमीन, विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए विटामिन बी कितने प्रकार के होता है, और देखिए विटामिन बी3 का नाम आपका होता है नियासिन या निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड भी इसका नाम होता है दोस्तों। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? इसकी कमी से होता है आपका मंदबुद्धि। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब सॉरी दोस्तों, बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? मंदबुद्धि का हो जाएगा। क्या? बी3 कमी से। यहाँ से दोस्तों नहीं पूछा जाता है। आपको पूछा था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा जाएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। लेकिन इसको भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेंगे। तो विटामिन बी3 की नाम क्या है? नियासिन या निकोटिमाइन। ठीक, इसकी कमी से क्या होता है? मंदबुद्धि का बालक। बालक क्या होता है? मंदबुद्धि या बाल सफेद होते हैं। एक बार इसके बाद हमारा होता है विटामिन बी5। इसका नाम है आपका पेंटाथीनिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है? आपका पोलग्रा बीमारी होती है। क्या होता है? विटामिन बी5 की कमी से। और बी6 की कमी से हमारा होता है पायरिडॉक्सिन। सॉरी, बी6 का रासायनिक नाम क्या है आपका? पायरिडॉक्सिन। बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया या त्वचा संबंधी रोग। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, चाहे जैसे, बस इसको सबको आपको याद करना है। विटामिन बी7, विटामिन बी7 का नाम क्या है आपका? बायोटीन। क्या नाम है दोस्तों? बायोटीन। तो विटामिन बी7 का नाम आपका हो जाएगा बायोटीन।
कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B7 की कमी से? लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना। ठीक है, अब देखिए विटामिन 11, विटामिन बी, देखिए क्या हमारा है B11, तो B11 की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो B11 की कमी से हो जाएगा आपका विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? देखा जाए तो फोलिक एसिड। क्या नाम है? रासायनिक नाम फोलिक एसिड। और इसकी कमी से होता है हमारा क्या? एनीमिया। क्या होता है दोस्तों? एनीमिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम देख लेते हैं विटामिन B12। B12 का नाम आपका है, देखिए इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन, जिसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया या पांडु रोग। तो आप देखिए विटामिन बी के बारे में देखते हैं। विटामिन B1, हम केमिकल नेम सिर्फ बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। ये आपको याद रखना चाहिए, बीमारी भले ना याद हो। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का नाम है आपका नियासिन। विटामिन B5 का नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का नाम है पायराडक्सिन। अब विटामिन B7 का नाम है हमारा बायोटिन। विटामिन B11 का नाम है आपका फोलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। तो जितने विटामिन हैं इन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए, क्या? केमिकल नेम। समझ में आया? क्लियर हो गया विटामिन बी। अब देखिए आगे विटामिन सी। विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कार्बिक, सबको पता होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है? मसूड़ों का फूलना, या जिसको बोलते हैं स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और देखिए विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? और दोस्तों हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में, जैसे हमारा क्या हो गया? आम हो गया, आंवला हो गया, जितने खट्टे, नींबू हो गया, इन सब में पाया जाता है खट्टे फलों में। चलिए विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी का नाम आपका है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। और इससे कौन सा बीमारी होता है? होता है रिकेटस होता है। ठीक है, और देखिए एक बीमारी और होता है, उसका नाम होता है आपका ऑस्टोमलेशिया। तो रिकेटस में क्या होता है कि जैसे बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर जो है पतले पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है, तो उसको कहते हैं रिकेटस। और यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी ऐसे रहता है, उसको कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑस्टोमलेशिया। मतलब जब बच्चा छोटा होगा तो रिकेटस हो जाएगा, और बच्चा जब बड़ा होगा तो ऑस्टोमलेशिया। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए विटामिन ई के बारे में तो बता चुके हैं। ई का नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। और ई की कमी से क्या होता है आपका जो है नपुंसकता आती है, जिसको बोलते हैं लेस फर्टिलिटी आ जाती है। अब एक और बचा विटामिन के। विटामिन के का नाम आपका हो जाएगा फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन। तो क्या विटामिन के का नाम आपका क्या है? फिलोक्विनिन। और इससे क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आप लोग देखिए कौन कौन से विटामिन की बीमारियां याद रखनी। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, रतौंधी होता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, बेरी रोग होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, आपका रोग होता है स्कर्वी। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, रोग होता है रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल, इससे क्या होता है? लेस फर्टिलिटी होती है। विटामिन के का नाम है आपका फ्लेक्विनिन, जिससे क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। इतना आपको पूरा नाम याद रखना। और जो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 हैं, इनका आपको क्या करना है? रासायनिक नाम याद करना है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और पूछता है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सा पानी में घुलनशील नहीं है? तो KEDA, कीड़ा कहाँ होता है? पानी में होता है। लेकिन ये कीड़ा हमारा तेल वाला कीड़ा है। ये कीड़ा किसमें बढ़ रहा है? तेल में। तो कीड़ा जो हमारा है ये तेल में जा रहा है, और इसके अलावा जो बचा हमारा वो क्या हो जाएगा? वो पानी में हो रहा है। तो ठीक है, तो अगर कीड़ा, देखिए कीड़ा कहाँ है? तेल में। कीड़ा जो बन रहा है कहाँ बन रहा है? तेल में बन रहा है। और हमारा इसके अलावा जो बच जाएगा तो ABCDEK होता है। तो
तो KEDA जो हमारा ये सब वसा में घुलनशील होते हैं और BC जो होते हैं क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? सबको पता होगा, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, आपका किया गया 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। तो थोड़ा हम अनुसूची देख लेते हैं। तो अनुसूची देखिए, पहली अनुसूची में क्या किया गया? आपका किया गया है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश एवं राज्यों के बारे में जो हमको जानकारी दिया गया, किसमें? पहली अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। दूसरी अनुसूची में जो कुछ स्पेशल पद हैं उनके लिए हमारा वेतन भत्ता कितना मिलेगा भैया, सैलरी कितना, वैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो गए या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इनको कितना तनख्वाह मिलेगा, इनका अगर वर्णन देखा जाए तो ऑप्शन आप पढ़ेंगे दूसरी अनुसूची, उससे मिल जाएगा। और तीसरी अनुसूची में अगर देखें भैया, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, पहले ये लोग वेतन लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या है कि शपथ कैसे लोग ग्रहण करेंगे, शपथ लेने की प्रक्रिया जो होती है वो तीसरी अनुसूची में आपको वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या होती है? चौथी अनुसूची में क्या होती है? चौथी अनुसूची में ये आपका है कि राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें किस किस राज्यों में वितरित किया जाएंगी, ये हमारे चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक। और देखिए 5वीं अनुसूची में क्या किया गया है दोस्तों? 5वीं अनुसूची में आपका ये दिया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो किस अनुसूची को देखकर बनाए जाएंगे? हमारा 5वीं अनुसूची। और देखिए इसी से रिलेटेड हमारा 6वीं अनुसूची। ठीक है। 6वीं अनुसूची में क्या है? अमित्र में मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय को जो विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान किया गया उस किस अनुसूची के तहत? 6वीं अनुसूची के तहत। ठीक। और 7वीं अनुसूची में आपका क्या है? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची मतलब ये होता है कि उस पर क्या होगा, कुछ नियम बनाएगा केंद्र सरकार और कुछ नियम बनाएगा राज्य सरकार का, और कुछ नियम दोनों मिल करके बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं समवर्ती सूची। जैसे हमारा शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। कुछ नियम कौन लाता है? केंद्र सरकार लाता है, कुछ नियम आपका राज्य सरकार लाता है। तो और देखिए आगे 8वीं अनुसूची देखा जाए तो 8वीं अनुसूची आप लोग खूब पढ़े होंगे। 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाएं होते हैं। जो हमारी 22 भाषाएं हैं किस में है? 8वीं अनुसूची में है। और आगे देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देखिए, अब देखिए पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान बना था तो अनुसूचियों की संख्या आपका 8 थी, लेकिन 4 अनुसूची को और जोड़ा गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची को हमारा पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है जोड़ दिया गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था तो कुछ जैसे विशेष प्रॉपर्टी होती है, जैसे नहीं होता है कि भूमि किसी का है, किसी का स्वामित्व है, उस पर अधिकार है, तो उन सभी के बारे में जो नियम कानून बनाए गए थे वो हमारा क्या थे? 1951 के तहत, मतलब जो 9वीं अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या किया गया? ये अनुसूची भी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1985 में। ठीक है, 1985 में जोड़ी गई, जब लोग कूदाकादी ज़्यादा कर रहे थे, मतलब इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में। तो दल बदल जो विरोध कानून नियम बनाया गया, किस अनुसूची के तहत बनाया गया? हमारा 10वीं अनुसूची के तहत बनाया गया। अब देखिए, और 21 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों पूछता है कि दल बदल हमारा कानून किस संविधान के तहत जोड़ा गया था? संविधान संशोधन के साथ 52वें कब? 1985। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, अब 2 और बचे हैं, 11 बचा है और एक हमारा बचा है 12। तो 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 1992 में जोड़ी गई थी। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें हमारे पंचायती राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें क्या किया गया दोस्तों? इसमें नगर पालिका को मान्यता या मंजूरी दिया गया। तो आपको क्लियर हो गया। देखिए पहली अनुसूची में भी ऐसे याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? देखिए पहली अनुसूची आप लोग याद करिए, ठीक है, एकदम दिमाग कंसंट्रेट करिए और याद करिए। देखिए हमारे साथ, पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य, क्लियर हो गया। दूसरी अनुसूची में पहले मिलता है आपको सैलरी,
भाई कोई वैकेंसी भरते हैं, पहले सैलरी मिलता है, उसकी सैलरी के बारे में आप देखते हैं कितना सैलरी आएगा, तब भरते हैं उसी हिसाब से। तो पहले सैलरी, इसके दूसरी अनुसूची में आपके क्या हुआ, सैलरी कितना, मतलब वेतन भत्ता। और तीसरी अनुसूची में क्या है कि आपको शपथ लेने की प्रक्रिया कैसे किया जाएगा। क्लियर हो गया तीनों सूची। अब देखिए चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा का बंटवारा, मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी चौथी में। अब देखिए पाँचवीं और छठवीं दोनों हमारा रिजर्वेशन को लेकर के है। तो पाँचवीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण दिया गया है या कुछ जो उनके जो प्रावधान किए गए हैं उनके लिए, तो पाँचवीं अनुसूची में। और अमित्र में मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय का जो हमारा प्रावधान किया गया, विशिष्ट राज्यों का दर्जा दिया गया है, वो छठवीं अनुसूची में है। क्लियर हो गया। सातवीं आप लोग जानते हैं क्या, याद है, समवर्ती सूची। आठवीं भाषा वाली हो गई, याद हो रहा ना। नौवीं आपको क्या होगा, नौवां हमारा कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है या भूमि पर जो हमारा स्वामित्व अधिकार होता है, उसके लिए जो नियम बनाया गया वो नौवीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची 1951 के तहत हमारा, सॉरी 9वीं अनुसूची हमारा 1951 के तहत जोड़ा गया था, और 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था 1985 में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें हमारा क्या था, दल बदल कानून को जो है प्रभाव में लाया गया था। और 11वीं अनुसूची हमारा जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज को मान्यता दिया गया। और 12वीं अनुसूची हमारा जोड़ा गया, देखिए वो 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया, जिसमें हमारा नगर पालिका को मान्यता दिया गया। तो अब देखिए ये नगर पालिका और पंचायती राज दोनों 1992 में 73-74 में जोड़े गए, दोनों को आप लोग एक साथ याद रखेंगे। तो आप दो जिससे किसी चीज़ को ना तोड़ के याद रखेंगे, आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें याद हो गई होंगी। एक बार वीडियो को अगर आप देख लेंगे और तो पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इसको दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको सीख सकें। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हों, हमारे इस फैमिली का मेंबर मतलब सदस्य बन गए हों, और अगर आपने बेल आइकन मतलब नोटिफिकेशन बटन को नहीं दबाया हो तो उसको दबा लीजिए, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियो और कोई भी न्यूज़ अपलोड करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों क्या करिए, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखे रहिए और उसको तैयारी को मत रोकिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।